नमस्कार। ओजस्वीमन डिजिटल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जनपद की एक ऐसी शख्सियत के बीच में पहुंचे हैं जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय हैं और आज वे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पुरातन समय में कांग्रेस की राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की थी, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत सुदृढ़ रही है और जिनका जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में बहुत ज़्यादा नाम रहा है, ऐसे पंडित उमादत्त शर्मा जी हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने राजनीतिक व सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे की? देखिए साहब, ये राजनीतिक तो मुझे विरासत में मिली है, क्योंकि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे पिताजी जनपद मुजफ्फरनगर हुआ करता था, उस समय शामली तो नहीं था, और यहाँ के बहुत ही गिने चुने राजनेताओं में उनकी गिनती होती थी। पूर्व राज्यपाल श्री वीरेंद्र वर्मा जी के बहुत निकट रहे, पूर्व डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह जी, लगभग सभी जितने भी उस समय के राजनेता जनपद में सक्रिय थे, सबसे पिताजी के मधुर संबंध रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1940 में शायद वो कांग्रेस में शामिल हुए, और उसके बाद कई बार वो कांग्रेस के आंदोलनों में भी शामिल रहे। गाँव के, हमारे गांव सुनना पड़ता है जो जनपद शामली में है, वहाँ के प्रधान रहे, और हमारी न्याय पंचायत तारपुर भविष्य है जो जिसमें 9 गांव पड़ते हैं, उसके सरपंच भी रहे। कांग्रेस में भी वो संगठन में हमेशा रहे, चाहे वर्मा जी की अध्यक्षता हो, चाहे नारायण सिंह जी की हो, चाहे चौधरी जगबीर सिंह जी की हो, चाहे श्री शफकत जंग जी की हो। जो भी अध्यक्ष बनता था, पिताजी को अपनी कार्यकारिणी में उच्च स्थान पर रखते थे। और हमारी माता जी भी प्रधान अध्यापिका के पद पर थी, बीडीसी के मेंबर भी रही, क्षेत्र पंचायत समिति कांधला की। तो राजनीति का तो मुझे बचपन से ही शौक था, और इससे भी ज़्यादा एक हमारे परिवार में हमारे जो बाबा जी के, हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा जी के छोटे भाई, वो तो काफ़ी पहले रंगून चले गए थे बर्मा में। उस समय जो है आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जी। उसमें चले गए थे, और उनका जाने के बाद पता भी नहीं चला वो जिंदा रहे या कहाँ गए। तो इस तरह की शुरू से एक भावना है। हमारे पिता पंडित देवदत्त शर्मा जी। जो जाना पहचाना नाम है, और हमारी माता जी श्रीमती शारदा देवी, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर मैं लंबे समय तक कांग्रेस में रहा। जी। और कांग्रेस में भी ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पदों पर रहा, आंदोलनों में भाग भी लिया, काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब अंत में जब जैसे जैसे आप कांग्रेस की बात बता रहे हैं, कांग्रेस में आप बहुत लंबे समय तक रहे, मैंने सुना भी है कि आपने पूरा जीवन कांग्रेस में दिया है। तो अब आप राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश महासचिव हैं, तो कैसे संतुलन बना पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता उस समय के चौधरी चरण सिंह जी ने की थी 1967 में, और वो भी कांग्रेस में रहे हैं। चौधरी साहब भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, देश की आज़ादी में जेल गए वो, और लगभग 20 वर्षों तक आज़ादी होने के बाद भी 47 से 67 तक वो कांग्रेस में रहे। और जो जमींदारा खात्मा चौधरी साहब ने कराया, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट में रहते हुए ही कराया, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और चौधरी साहब उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री थे। उन्हीं के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में जमींदारा खात्मा हुआ, जिससे कि आम किसानों की हालत बहुत सुधरी, और आज हमारे प्रदेश का जो किसान खुशहाल है, ये चौधरी चरण सिंह की देन है, उन्हीं की नीतियों से हुआ। तो लोकदल में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वही विचारधारा है। चौधरी साहब भी हमेशा गांधीवादी थे, हम भी गांधीवादी हैं, सभी धर्म सभी जातियों का यहाँ सम्मान है बराबर, कोई किसी से द्वेष भाव नहीं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर जो स्थानीय नेताओं में बाबू नारायण सिंह जी के परिवार से जो उनके पोते हैं अब चंदन चौहान जी, वो तो हमारे तो बेटे के बराबर है, उस परिवार में आना जाना है।
जी उनसे मैं हमारे घरेलू संबंध हैं। योगराज जी पूर्व मंत्री हैं, उस परिवार में हमारा शुरू से आना जाना है। जी जी और जो संदीप मलिक जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके ताऊ जी, उनसे भी हमारे पिताजी की बहुत निकटता रही। जी हमारे जो शामली से क्षेत्रीय अध्यक्ष है योगिंदर चेयरमैन जी, मेरा भी लगभग 40 वर्षों से उनसे संबंध है। और तरसपाल मलिक जो पूर्व चेयरमैन रहे हो, तो मेरे गांव के, मेरे बचपन के साथी है। तो इसलिए सब लोग अपने हैं वहाँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार में आ जाऊँ। जी और लोकदल की एक बात और है, वहाँ बच्चे जो है, जो युवा जी वर्ग है, वो बेहद सम्मान करता है। और देखिए, सम्मान से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कांग्रेस के पतन का कारण आप क्या मानते हैं? क्या सांगठनिक कमजोरी कांग्रेस के पतन का कारण बनी, या जो नेतृत्व को लेकर एक भ्रम बना हुआ है, या एक सही नेतृत्व न दे पाना? क्या आप मानते हैं? नहीं, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि नेतृत्व ने, कांग्रेस नेतृत्व ने समय समय पर कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुए। जी जब से कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों से लगाव ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाई, तो कांग्रेस का जो वोट जनाधार था वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ खिंच गया। सबसे पहली गलती तो उसी समय हुई थी जब कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ समर्थन दिया था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। सोनिया गांधी जी तक भी काफ़ी कुछ ठीक रहा, लेकिन राहुल जी से मामला संभल नहीं पा रहा। वो मेहनत बहुत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा देती है, और जनमानस पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी बात है। और भी कांग्रेस का मामला ऐसा है फिलहाल, अब बहुत ही उत्तर प्रदेश में जहां इतने लंबे समय तक पार्टी ने शासन किया, और आज वहाँ स्थिति पार्टी हाशिए पर है, क्षेत्रीय दलों की तरफ देखती है। अगर क्षेत्रीय दलों से मतलब समझौता न करके अपने बलबूते पर कांग्रेस काम करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमेशा उत्तरी भारत का जब तक कांग्रेस में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो पुराने घराने थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी का घराना था, और इससे बड़े बड़े निर्मल खत्री जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया। अब यदि कोई हमारे जगजीवन राम जी दलित नेता बहुत बड़े हुए, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। उनकी बेटी यद्यपि लोकसभा की स्पीकर भी रही, लेकिन ये उनको भी हाशिए पर धकेल दिया। तो इस तरह जो पुराने लोग थे, अब कांग्रेस में केवल चाटुकारिता रहेगी, और चाटुकारिता के बल पे जो लोग चुनाव के समय टिकट ले आते हैं, कांग्रेस में एक है, टिकट के साथ पैसा भी देती है। तो बस ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। क्या मानते हैं कि भविष्य में राहुल गांधी कांग्रेस को सत्ता तक लेकर जा पाएंगे या नहीं? देखिए, कांग्रेस का पिछले चुनाव में कुछ सीटें बढ़ी, तो उसका उन्होंने ये आइडिया लगाया कि शायद उनसे खुश होकर जनता ने उनको वोट दिया, और भाजपा से नाराज हो गए, उनको वोट दिया, तो वो 50-52 से 99 तक पहुंच गए। लेकिन ये उनका एक भ्रम है, क्योंकि देश के जो हालात है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है भाजपा, उसके उम्मीदवारों को जो हराया, वो भाजपा के लोगों ने ही हराया। कांग्रेस को कोई मोहब्बत में वोट नहीं दी, मजबूरी में वोट दी, क्योंकि भाजपा के लोग भाजपा के उम्मीदवारों को हराना चाहते थे। मैंने तो यहाँ जब संजीव बालियान जी चुनाव हार गए, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई हारने के बाद। मैंने उन्हें केवल यही कहा, समीक्षा बैठक चल रही थी, तो मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा, मंत्री जी, आपको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और किश्ती तुम्हारी वहाँ आके डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो जी मैंने कहा उन्हें, वो समझ गया क्या लगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ। तो ये हालत है देश की। अच्छा, विशेष रूप से अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी में इस समय आपने देखा होगा, चर्चाओं में है कि ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ अभी मीटिंग की है, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनको जैसे चेतावनी देने की बात सामने आई है। तो ये जो ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज राजनीति के केंद्र में रहा है, विचारों में, प्रभाव में, हर तरीके से केंद्र में रहा है, और एक वर्ग ऐसा मानता है कि ब्राह्मण राजनीति इस समय हाशिए पर है। तो आपको क्या लगता है कि इस सबका 2027 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ब्राह्मण इस समय हाशिए पर है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं
कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, कुछ विधायक गण इकट्ठा हो गए और वो अपने समाज की समस्याओं पर विचार करने लगे। अब नए नए हमारे इस पार्टी के, भाजपा के जो अध्यक्ष बने थे चौधरी साहब, उन्हें पता नहीं वो हाईकमान की नज़रों में अपने को ज़्यादा मतलब पावरफुल दिखाना चाहते थे या अनुशासित दिखाना चाहते थे। उन्होंने एक ही शब्द का ऐसे का इस्तेमाल कर दिया कि चेतावनी। अब चेतावनी ब्राह्मण तो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता, न किसी की हैसियत न हिम्मत है कि ब्राह्मण को चेतावनी दे। उसका विधायकों पर तो कोई असर हुआ ना हो, लेकिन आम जनमानस में इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ा और ब्राह्मण एक समाज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हमें चेतावनी दी जा रही। हमें अपने समाज के बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, गंदी आदतें छुटाने के लिए, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अगर 10 आदमी 20 आदमी एक जगह बैठ के उस पर मंथन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप चेतावनी दोगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमें पता मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अध्यक्ष महोदय को बुलाकर थोड़ा सा समझा और कहा कि आप थोड़ा नए नए हो, भी पन्ने में रहो, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ब्राह्मण समाज पर हाथ डालने का मतलब आप नहीं समझते। तो वो अब शांत है और ये मामला लगभग शांत हो चुका, कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ब्राह्मण के लिए तो एनडीए के साथ रहना, लोकदल के साथ रहना, भाजपा के साथ रहना एक मजबूरी है, जी क्योंकि उन लोगों को तो पीडीए की आवश्यकता है, हाँ उन्हें हाँ ब्राह्मण समाज की आवश्यकता नहीं। जी देखो कितनी गलत एक चर्चा देश में चला रखी कि 85% सब और 15% सवर्ण, जबकि 17% तो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल मिला के 30-32% है। जी और हमारे राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, वो कहते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो हम 90% आरक्षण कर देंगे। उन्हें पीडीए की जरूरत है। जी और जब लाल किताब और लाल टोपी का उन्हें ज़्यादा मोह है, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण के सामने तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है कि एनडीए के साथ ही रहना है, भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करना है। मेरा तो यही आइडिया है। फिलहाल जो है एसआईआर की प्रक्रिया बहुत चर्चा में है। कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया से एनडीए को नुकसान हो सकता है। नहीं, मुजफ्फरनगर सीट पे भी ऐसा ही कहा जा रहा है, तो आपकी क्या राय है? मैं ऐसा नहीं मानता। आप देखिए 1952 से और 1925 तक क्या किसी चुनाव में 100% मतदान हुआ? कतई नहीं हुआ। जी शहरी क्षेत्रों में 60-65 से ज़्यादा नहीं, 70% होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि प्रधानी का चुनाव है तो 80-85% तक आधा आधी होगा, इससे ज़्यादा कभी मतदान नहीं हुआ। तो जो मतदान हुआ नहीं, जो फालतू वोट थी, एक एक आदमी की कई कई जगह वोट पड़ रही थी, कुछ लोग दिवंगत हो चुके, उनकी वोट कट गई, बाकी सब किसी को ना नफा हुआ ना नुकसान हुआ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा की वो शहर में, भाजपा की वोट शहर में कहाँ कटी? जब वोटिंग ही आपका 60-65% होता है, जो लोग वोट डालते हैं, जिन्हें वोट डालने में विश्वास है, उन्होंने अपनी वोट बनवा ली। जो वोट डालते ही नहीं या जो दिवंगत हो चुके, जी तो ऐसे लोगों ने वोट, उनकी वोट कटनी थी, स्वाभाविक थी। तो इससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गलत अफवाह फैला दी और इस पर जो है सत्तारूढ़ दल में भी कुछ बेचैनी जो है वो निरर्थक है, इसका कोई मायने नहीं है। वोट तो जो है, जो जायज है, शुद्धिकरण हुआ है। अब आप देख लिया अगले चुनाव में 90-95% तक वोटिंग होगा, जी क्योंकि जो वोट फर्जी थी वो खत्म होगी, अभी परसेंटेज बढ़ जाएगी। जी जी तो इसका कोई नहीं, ये तो एक गलत अच्छा, लोकदल के आप प्रदेश महासचिव के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा सुनने में आया है कि लोकदल पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का विचार बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें भाजपा और रालोद के जो कार्यकर्ता हैं उनमें क्या समन्वय बन पाएगा या विरोधाभास हो जाएगा? नहीं, देखिए कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की बात सोचती है। और हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी है। यद्यपि जयंत चौधरी जी से प्रभावित होकर अब शहरी तबके के लोग भी राष्ट्रीय लोकदल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि पुराना हिसाब है, हमारी पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। और हमारी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता जो हैं, सब चुनाव लड़ने की इच्छा जो रखते हैं। कोई ब्लॉक प्रधानी का चुनाव लड़ लेगा, कोई बीडीसी, कोई जिला पंचायत, तो सब आदमी एडजस्ट हो जाएंगे। तो समझौता करने से थोड़ा सीमित दायरा हो जाता। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, हमारे हाईकमान का ऐसा निर्णय है। और ये अच्छा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो लगा, लेकिन अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कुछ तो जोखिम उठाना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, एनडीए मजबूत होगा, लोकदल जितना मजबूत होगा एनडीए मजबूत होगा। अच्छा, 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं,
तो 2027 में राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और मुजफ्फरनगर में और शामली में क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, ये तो पार्टी के बड़े नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मसला है कि क्या बड़े लोग फैसला करते हैं। इतना बड़ा मामला तो हम नहीं बता सकते। हम तो ये चाहेंगे कि हम कम से कम 50 सीटों पर लड़ें राष्ट्रीय लोकदल। हम तो ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मिले। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे अपने उम्मीदवार को जिताने का। तो आप, मेरा एक ये व्यक्तिगत सवाल है कि आप भी कोई भविष्य में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? देखिए, जो राजनीति में व्यक्ति होता है, इच्छा तो उसकी चुनाव लड़ने की होती है जी। और ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर है। अब 2007 में एक बार हमें मौका मिला, लेकिन उस समय हमारे अनुकूल नहीं था। अब इच्छा तो रहती है, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं, सब ईश्वर के अधीन है। जैसा जो होता है समय के अनुसार चलता है मामला। जी। अंत में ओजस्वी मन डिजिटल के श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो नए युवा राजनीति में आ रहे हैं वे किस प्रकार आगे बढ़ें और क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको भी मालूम है कि मैं राजनीति में रह के साथ साथ सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ। वीरेंद्र वर्मा विचार मंच, जो पूर्व राज्यपाल हमारे थे, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। मेरे पिताजी उनके बहुत निकट रहे हैं और उन्हीं के नाम पर हमने एक संगठन बनाया है और हम युवाओं को उसमें भी यही शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले अपने संस्कार जो हमारे भारत के संस्कार हैं, हमारे देश की संस्कृति है, उस पर ध्यान दो। अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करो, खासतौर पर अपने माँ बाप की सेवा करो, नशाखोरी से दूर रहो। आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत चल गई और मैं तो ये देखता हूँ, कभी कभी तो पता लगता है कि लड़कियाँ भी बड़े बड़े हॉस्टलों में उनमें नशा करने लगी। ये विनाश का कारण है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, इनसे दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने बच्चों का भी भविष्य सुधारो, अपना भी भविष्य सुधार। तभी हमारे देश का उद्धार हो सकता है और हमारी संस्कृति कायम रह सकती है। अन्यथा जिस पाश्चात्य संस्कृति पर आज हम चल रहे हैं वो अच्छा संकेत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज आपने सुना एक ऐसे कुशल राजनेता या कुशल समाज सेवी पंडित उमादत्त शर्मा जी को, जो वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं और ब्राह्मण समाज में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। सर्व समाज में इनकी निरंतर सक्रियता है और पूर्व राज्यपाल वीरेंद्र वर्मा जी के नाम से चलने वाले संगठन वीरेंद्र वर्मा विचार मंच के प्रबंधक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।